Hello and welcome to another episode of Mashable Pakistan Lab. I'm Fatma Arif, I'm the editor of Mashable Pakistan, and today we are in conversation with two members of Documentary Association of Pakistan, Haya Fatma Iqbal and Resham Wasim. Welcome, guys. Thank you. Thank you. So I usually don't do deep introductions. We add it to the profiles. But because I want to like have the conversation, right away. So Documentary Association of Pakistan, कैसे ख्याल आया आपको और क्यों बनाई आप लोगों ने ये एसोसिएशन? राइट तो ख्याल कुछ यूँ आया कि हम बहुत अरसे से डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे थे पाकिस्तान के अंदर और हमारे जो इस वक्त करंट टीम के 2 मेंबर्स हैं तज़ीन बारी और अनम अब्बास दे वर टॉकिंग अ लॉट अमंग्स देमसेल्व्स कि भाई ये कुछ होना चाहिए हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज मतलब हमारी क्या हमारे सारे कॉलीग्स की पूरी जो भी इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं उनको देखने का भी कोई कल्चर नहीं है उनको देखने वाला भी कोई नहीं है और दूसरा एक बहुत अनफेयर सी एक चीज़ होती है कि जब भी हमारी फिल्में बनती हैं और हम पाकिस्तान की स्टोरीज पाकिस्तान में बनाते हैं लेकिन फिर वो बाहर जाती हैं और जब वो बाहर जाती हैं तो बाहर की ऑडियंस तो उनको देखती है लेकिन हमारे अपने लोगों को तो मतलब कोई चांस भी नहीं मिलता कि वो एक लीगल तरीके से और कम पैसों में जो है वो अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देख पाए एंड दीज आर डॉक्यूमेंट्रीज आर मेड इट बिग ग्लोबली तो मतलब हमें पता है कि वो डॉक्यूमेंट्रीज अच्छी हैं लाइक देयर इज नो टू वेज अबाउट दैट एटलीस्ट तो अनम और तज़ीन आपस में बहुत ज्यादा बात कर रहे थे बोथ ऑफ देम वर इन इस्लामाबाद एट दैट टाइम वी आल्सो had another friend असद फारूकी जिसके साथ मैंने काम बहुत ज़्यादा किया है तो असद एंड अनम वर आल्सो टॉकिंग अ लॉट कि ये कुछ होना चाहिए सो हेंस वी स्टार्टेड दिस एसोसिएशन क्योंकि हम चाहते थे कि हम एक तरफ ऑडियंसेस को भी डॉक्यूमेंट्रीज आसानी से प्रोवाइड कर सकें पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्रीज और साथ में हमें ये भी एहसास हो गया था क्योंकि हम सब ज़्यादातर लोग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं फ्रीलांस बेसिस पे बहुत काम करते हैं तो हमें ये समझ में आ गया था कि हमारे अपने जो कम्युनिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप्स हैं और उसमें बहुत फासले हैं क्योंकि हम सब अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं तो जब भी कोई कम्युनिटी बिल्डिंग की बात आती है या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें ज्यादा नेटवर्क्स की जरूरत हो ज्यादा एडिटर्स चाहिए ज्यादा शूटर्स चाहिए तो एक अजीब इमरजेंसी की एक सिचुएशन बनती है वेयर पीपल डोंट इवन नो ईच अदर कि जी उस तरफ उस शहर में कौन अच्छे शूटर्स हैं कौन अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं कौन अच्छे लोग हैं जो पश्तो में बात भी कर लेंगे और शूट भी अच्छा कर लेंगे फॉर एग्जांपल तो इस तरह के बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे एंड वी डिसाइडेड कि भाई ये कुछ होना चाहिए तो हमने सोचा कि और तो कोई कर नहीं रहा है तो हम ही को करना शुरू कर देना चाहिए I think that's a great thing because हम वेट ही करते रहते हैं. I think general कोई भी मसला होता है ना because मसले तो बहुत हैं यहाँ पे तो हम सिर्फ वेट ही करते रहते हैं कोई और करते हैं तो that's pretty amazing. I will dig deep into the whole storytelling in the documentary format और उसका सारा थोड़ा सा financial aspect of how to do that in Pakistan भी करेंगे. But first let's talk about the virtual documentary festival that you guys have done. एंड जिसकी बदौलत फाइनली मुझे भी इंडस ब्लूज जो है ना वो देखने को मिल गई मैं बड़े अरसे से बेताब थी उसको देखने के लिए तो थैंक यू फॉर दैट बट जस्ट टॉक अबाउट दैट वाज इट डिड यू गाइस टर्न इट इनटू अ वर्चुअल इवेंट बिकॉज ऑफ कोविड या शुरू से वर्चुअल प्लान था अगर आप थोड़ा सा बताओ क्या इसका आइडिया जी बिल्कुल आप यू गेस्ड इट राइट बिकॉज हमारे फेस्टिवल का नाम ही है चलता फिरता डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल तो इनिशियली बिकॉज दिस इज द सेकंड राउंड दिस इज द सेकंड ईयर सो फर्स्ट राउंड में हमारी इंटेंशन भी ये थी कि हमने उनको फेस्टिवल चल रहा था और फिर रहा था और हमारा पॉइंट भी ये था कि हम पाकिस्तान के उन शहरों में डॉक्यूमेंट्री फिल्म लेके जाएं जहाँ कभी कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल हुआ ही नहीं है लाहौर कराची इस्लामाबाद तो डैप की कोर टीम भी उधर है और वहाँ तो हम काफ़ी देर से इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस वी बीन डूइंग स्मॉलर screenings but the idea was to go to cities like Gujranwala, go to Faisalabad, go to Hunza, go to Quetta and we did that in the first year and tremendous success हमें मिली और पहली दफ़ा लोगों ने फिल्में देखी इस तरह की लेकिन obviously in the second year हमारा और भी प्लान था कि हम और शहरों में सेकेंड राउंड बेसिकली करें कि हम इन शहरों में दोबारा जाएं सिर्फ एक साल ना जाएं लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हम ये नहीं कर सके एंड वी हैड टू डू इट वर्चुअली बट आई थिंक द वर्चुअल फेस्टिवल आल्सो हैज टेकन अ लाइफ ऑफ इट्स ओन एंड दैट्स आल्सो बिकम वी गेट अ लॉट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम पीपल कि दिस हैज बिकम आवर वीकेंड ट्रेडिशन नाउ कि हम हर दूसरे वीकेंड सैटरडे को एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं और एक अच्छी बात इसकी ये हो गई है एक तो ऑब्वियसली नुकसान तो हुआ है दैट वो एक फेस टू फेस कनेक्शन तो वी लूज आउट
on it. But on the other hand, now we can have people from all over Pakistan, and अब हमारे हर फिल्म के बाद पैनल डिस्कशन होती है जिसमें फिल्म मेकर खुद होते हैं. अब ऑब्वियसली काफ़ी फिल्म मेकर्स इन फिल्मों के पाकिस्तान में नहीं होते हैं, डिफरेंट शहरों में होते हैं, पहले वो नहीं आ सकते थे. So there was a give and take. We missed out on that actual connection with people, but we made up for it in other ways. My other question is कि ये जो फेस्टिवल सर्किट का होता है, I know it's important because जब एक स्मॉल स्क्रीन या जो नहीं जिस बड़ी बिग स्क्रीन्स पे यहाँ पे नहीं फिल्म लग सकती, तो फिल्म सर्किट इज समथिंग वेयर यू कैन गेट योर वर्क शोकेस्ड और सारा कुछ. बट डोंट यू थिंक देयर इज अ फ्लॉ कि वो यहाँ की स्टोरी है बट वो बाहर फिरती रहती है, वो जब तक वो पूरा उससे वो कर देते हर फेस्टिवल में वो जैसे जो भी उसका प्रोसेस है उसके बाद वो लोकल ऑडियंस को होती है. So don't you think that also is sort of इसका भी कोई alternative होना चाहिए, या is there a better way to कि obviously circuits में जरूर जाए but then the local audience should also have an access to it as well. I think ideally local audiences के पास भी बहुत ज़बरदस्त prestigious किस्म के film festivals होने चाहिए. मतलब ये तो हमारी मजबूरी ये होती है ना कि हम सिर्फ बाहर की तरफ देखते हैं क्योंकि यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रहा होता, यहाँ पर तो कोई फेस्टिवल नहीं हो रहा होता. यहाँ पर तो कभी-कभी ये होता है कि किसी एक इदारे को एक साल किसी NGO की तरफ से ग्रांट मिल गई तो वो एक साल एक वन ऑफ किस्म का फिल्म फेस्टिवल करता है. इनफैक्ट रिशम एक्चुअली इज आल्सो अ क्यूरेटर फॉर वसाख फिल्म फेस्टिवल जो आई थिंक पिछले कई साल से रेगुलरली हो रहा है. तो मतलब पाकिस्तान का तो वो वाला सीन है अभी के रेगुलरली किसी फिल्म फेस्टिवल का हर साल होना फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years 10 years दैट इज लाइक एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ क्योंकि नहीं हो पाता है और काफी सीन जो है वो कमजोर है. तो मतलब ऑब्वियसली ये भी बहुत फख्र की बात होती है कि आपका फेस्टिवल किसी बहुत ज्यादा दुनिया के मतलब बहुत ज्यादा ए क्लास किस्म के फिल्म फेस्टिवल पे जाए. मतलब किसी की फिल्म का प्रीमियर हो रहा हो बर्लिनाले में या सनडांस में या ट्राइबेका में तो ऑब्वियसली उसकी इज्जत एक अलग है और उसको हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि जी प्रीमियर पाकिस्तान में होना चाहिए. मतलब ऑब्वियसली वहां पर जब आप जाते हैं तो आपको फिर पूरी दुनिया देखती है और आप और ज्यादा फिल्में बना पाते हैं वापस आके यहाँ पर क्योंकि आपके नेटवर्क्स ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं. लेकिन ऑब्वियसली मतलब पाकिस्तान में भी अगर कोई एक आध कोई इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे मुझे याद है कि जब हम थोड़े छोटे होते थे टीन एजर्स होते थे तो कराची में कारा फिल्म फेस्टिवल होता था जो इतने साल चला कि आई रिमेंबर कि मैं उस वक्त पहले स्कूल स्टूडेंट थी एंड आई यूज्ड टू रिमेंबर दैट माय सिस्टर यूज्ड टू बी एट आर्ट स्कूल एंड शी यूज्ड टू वॉलंटियर फॉर दैट एंड देन her friends started to sort of they got their films displayed over there. So it was like a thing where you grew up with a festival and then that festival disappeared क्योंकि वो तो कराची और पाकिस्तान के हालात मतलब पोस्ट 9/11 खराब हो गए थे और वो सारी बातें. तो फेस्टिवल्स अगर हो अच्छे फेस्टिवल्स हो और वो उनकी एक अपनी लाइफ हो कि वो पूरे डेकेड से ज्यादा चले दिहाइयों पे अगर उनकी हिस्ट्री में हुई तो मतलब मेरा हाल है कोई भी पाकिस्तानी फिल्म मेकर ये नहीं चाहेगा कि मेरी फिल्म पाकिस्तान में ना चले. मतलब पाकिस्तान में या फिर कुछ फेस्टिवल्स इतने छोटे होते हैं कि आपको होता है कि यार मेरी फिल्म अभी फलानी जगह पे चली है, मैं एकदम से इस बिल्कुल ही अननोन फेस्टिवल में तो अपनी फिल्म नहीं दूंगा. मतलब फिल्म मेकर्स के भी कुछ एक वो होता है ना, उनके भी स्टैंडर्ड्स होते हैं बेसिकली. तो ये वाली चीज है. तो आई थिंक पाकिस्तान में तो ये बहुत बहुत उदासी की बात है कि पाकिस्तान में फेस्टिवल्स नहीं है जिसकी वजह से लोग सिर्फ बाहर ही देखते हैं या लोग बाहर के कभी हर पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म जो है वो किसी टॉप फेस्टिवल में नहीं जाती. लेकिन हमारे जो छोटे बच्चे भी हैं वो भी छोटे छोटे फिल्म फेस्टिवल्स में पाकिस्तान से बाहर भेज रहे होते हैं जिसका हमने कभी नाम भी नहीं सुना होता लेकिन वो इसीलिए भेज रहे होते हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो छोटे छोटे फिल्म फेस्टिवल्स भी बहुत कम है या उनकी ड्यूरेशंस ऐसी हैं कि वो 60 सेकंड की फिल्म लेंगे या वो 3 मिनट की मैक्सिमम फिल्म लेंगे. अगर किसी ने 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई है, so how can that film even fit into a festival which doesn't even have that category for it? तो ये भी एक मसला है. So talking about documentaries and the fact that मतलब they are also a form of storytelling. So just explain a bit because you both are involved in this work. How is it different from like making a regular film? उसका जो मतलब आपको कोई आइडिया आया तो क्या किया आपने? कैमरा उठाया, आप चले गए, आपने फुटेजेस बनाई, फिर आपने सोचा अच्छा इसका स्क्रिप्ट भी लिखना है. What's sort of just not, I'm not saying give every detail, but मतलब overall आपका क्या procedure होता है अगर आपके you want to work on an idea, उसका क्या how do you go about the behind the camera की जो storytelling है उसका क्या procedure है? Isham, you want to go first? No, I think the award-winning filmmaker should go for this one.
सो बेसिकली उसका तरीका यही होता है फातिमा कि आपको पहले कोई आइडिया आता है, फिर आप कुछ दिन तक तो उस आइडिया को इग्नोर ही करते हैं यूजुअली, क्योंकि ज़्यादातर पैसे नहीं होते हैं खुद से जाने के कहीं पे शूट करने के लिए। तो फिर ये होता है कि फिर जब वो आपको आइडिया 1-2 महीने में सताने लगता है कि यार ये तो आइडिया मुझे बहुत ज़ोर से आ रहा है, इसको करना पड़ेगा। तो फिर आप जाते हैं इवेंचुअली, राइट, आप जाते हैं अपना कोई कैमरा-शैमरा लेके, कोई जिसके पास इक्विपमेंट अपना ना हो वो कोई दोस्त-वोस्त से बोरो करके जाएगा, रेंट करके जाएगा, सारी जुगाड़ें जो है वो लगेंगी और फिर आप जाते हैं बेसिकली। और आप यूजुअली ज़्यादातर लोग कैरेक्टर्स को स्काउट करते हैं। सबसे पहले तो लोग सबसे पहले जाके देखते हैं कि ये जो आप चाह रहे हैं वो स्टोरी उसी तरह से एग्जिस्ट भी करती है नहीं, बिकॉज़ समटाइम्स यू गो इनटू द फील्ड और आपको अंदाज़ा होता है कि कहानी तो कुछ और है। और उसके बाद आप ज़्यादातर अपने कैरेक्टर्स वगैरह ढूँढते हैं, मतलब ज़्यादातर आई थिंक दुनिया भर में एक ज़्यादा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग तरीका भी माना जाता है, वो यही है कि आप पहले अपने कैरेक्टर्स को ढूँढें, क्योंकि हम समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं वो इश्यूज़ पर होती हैं, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट्री किसी इश्यू पर नहीं होती। डॉक्यूमेंट्री में भी जो है, जो सबसे ज़्यादा लोग शाइन करते हैं, वो उसके कैरेक्टर्स ही होते हैं। उस कहानी का फेस कौन है, उस इश्यू का फेस कौन है जो उस पूरे मसले पर ना सिर्फ बात कर सकता है, बल्कि वो उसपे उसकी ज़िंदगी उससे रिलेटेड हो एक्चुअली उस ऑर्बिट में। तो सबसे पहले आप कैरेक्टर्स को ढूँढते हैं जाके और उसके बाद फिर आप शूट करना शुरू करते हैं। और स्क्रिप्ट का तो मतलब कोई ऐसा कोई सीन नहीं है, मतलब हम तो जिस तरह से फ़िल्में बनाते हैं उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, क्योंकि रियलिटी को तो मेरा नहीं ख्याल कि स्क्रिप्ट करना भी चाहिए, ना आप कर सकते हैं। इवेंचुअली एवरी टाइम वी गो इनटू द फील्ड हमें पता चलता है कि कहानी हमेशा कुछ और ही होती है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कुछ कहानियाँ एक ख़ास तरह से बताई जा रही होती हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर जब वहाँ पे घंटे की फ़िल्म बनाने जाता है तो पता चलता है कि लेयर्स ही कुछ और हैं और प्लेयर्स ही कुछ और हैं। तो स्क्रिप्ट तो एज़ सच कभी भी नहीं होता। यू यूजुअली पिक अप द कैमरा, यू स्टार्ट शूटिंग, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर कैरेक्टर्स, you try to take permissions, all of that, and then you continuously keep editing basically। आप साथ-साथ टाइमलाइन पे चीज़ें बिठाते रहते हैं और आप जो है वो फिगर आउट करते रहते हैं कि क्या मतलब करना है essentially। So, given कि Resham mentioned कि we have an award-winning documentary filmmaker with us, let's just एक standard question. I'm pretty sure you have answered this many times. Negative image? Is it the negative image question, Pada? Yes. See, I knew, but this is what I want to add. उसमें थोड़ा सा financial जो हम इस पे पीछे बात कर रहे थे उसका भी थोड़ा ऐड करने के लिए कि issue मतलब एक चीज हाईलाइट वही वाली बात है, एज यू ऑल्सो सेड कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के लिए आप किसी इशू पर जाते हो तब भी आप एक सब्जेक्ट ढूंढते हो। अब ऑब्वियसली वो एक इशू जो है वो मल्टीपल लोग जो हैं उसको सफर कर रहे होंगे, बट आपकी डॉक्यूमेंट्री में वो कोई एक ही केस हाईलाइट होगा, बिकॉज वो एक घंटे की भी अगर आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो तो उसमें आप वो अगर 60 मिलियन लोग उस इशू से फेस कर रहे हैं तो आप हर एक के मुंह पर जाके कैमरा नहीं रख सकते, आपको उसको एक सॉर्ट ऑफ एक कम्युनिकेट ही करना है ना। बट दिस आइडिया मतलब हाउ डू यू गाइज, आई डोंट वांट टू आस्क दैट टिपिकल क्वेश्चन कि अच्छा जी आपको कैसा फील हुआ या क्या हुआ। ऑब्वियसली आप यू आर इन पाकिस्तान, यू आर वर्किंग फॉर पाकिस्तान, किसी वजह से कर रहे हैं ना, मतलब यू कांट बी हेटिंग द कंट्री, आई डोंट बिलीव दैट। बट द आइडिया है कि आप एक तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है सपोर्ट करने के लिए, एंड दिस इज समथिंग दैट आई रिसेंटली ये यूएस में भी बहुत अभी वो चला है। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन दैट शो ऑन नेटफ्लिक्स, वन डे एट अ टाइम के नाम से। वो जब थर्ड इट्स अ सिटकॉम, इट्स बेसिकली कोई पुराना सिटकॉम उन्होंने रिवाइज किया, उस पे उन्होंने ये किया कि जो मेन प्रोड्यूसर्स थे ना उन्होंने उस मेन स्टोरी लाइन के कैरेक्टर्स जो है दे मेड इट इनटू लैटिनक्स फैमिली जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव की स्टोरी लाइन की। एंड व्हेन नेटफ्लिक्स वो पुल्ड द प्लग ऑन इट, पूरी कैंपेन चली सोशल मीडिया पे कि जी एक अच्छी डिफरेंट स्टोरी है, रिप्रेजेंटेशन है, ब्ला ब्ला ब्ला, सो व्हाई नॉट। My question, and the reason I mentioned this case and with what जो negative image वाला question है कि आप अगर चाहते हो अपनी स्टोरी बताना दुनिया को कि we have issues but we have वही वाली एक चीज है ना कि जी सिर्फ टेररिज्म पे क्यों डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं या ऑनर किलिंग पे क्यों बनती है, हमारा वो देखें ना, हमारी नेचुरल ब्यूटी देखें जिसको हम पोल्यूट कर रहे हैं इतना ज्यादा, लेकिन आप हमारी नेचुरल ब्यूटी देखें। तो वो सारी जो चीजें, इफ यू इवन वांट टू गिव योर साइड ऑफ द स्टोरी देन यू हैव टू पुट सम मनी इन इट, यू हैव टू लाइक एनेबल स्टोरी टेलर्स टू बी एबल टू गो आउट एंड मेक इट। जब वो नहीं है, जब उन्होंने फंडिंग भी बाहर से ही लेके आनी है और बाहर की ऑडियंस के लिए बेसिकली चीज बनानी है, तो दे विल वांट अ स्पेसिफिक थिंग दैट देयर ऑडियंस विल बी इंटरेस्टेड इन।
So what's your take on it? And with specifically with now DAP and given कि आप लोगों ने एक sort of platform बना लिया, I understand what you said in the start कि you guys are trying उसको sort of consolidate करना कि लोगों को आपस में काम लोग मिल जाएं इस तरह करके. But do you see DAP playing a role where this idea is कि भाई आपने अगर अपनी side of the narrative सुनाना है तो उसमें थोड़े से पैसे भी डालने पड़ेंगे आपको. I think What's your take on that? इसमें 2-3 बातें हैं. आई थिंक ऋषम कैन आल्सो ऐड टू इट बिकॉज ऋषम का भी काम जो है वो इस लाइंस पर है. ऋषम डज अ लॉट ऑफ डिजिटल मीडिया वर्क. आई थिंक इसके अंदर 2-3 बातें हैं फातिमा. उसमें पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली जब आप बाहर की ऑडियंस के लिए कोई फिल्म बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बाहर के गोरे को जो जी है वो उनको खुश करने के लिए फिल्में बना रहे होते हैं. मतलब हम जिस भी इशू पर फिल्में बनाते हैं, मतलब मैंने जिन भी डॉक्यूमेंट्रीज पर काम किया है वो जेन्युइनली वो सब्जेक्ट्स थे जिस पर मुझे काम करने में इंटरेस्ट था. चाहे वो ऑनर किलिंग हो, चाहे वो बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड के लोग हो, चाहे वो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज हो, कुछ भी हो. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोरे ने मुझे कहा है तो मैंने फिल्म बना दी है. मतलब I am at that position in my career where I also say no to a lot of stories. So I don't really say yes to things which I don't feel passionate about या जिसमें मुझे कभी-कभी लगता है कि कोई बाहर से जो है आके शख्स एक छोटी सी स्टोरी है उसको बहुत बड़ा करके पेश करना चाह रहे हैं. आई डोंट बाय दैट स्टफ एट ऑल एक्चुअली. और मतलब ये तो कोई मतलब बड़ा बोल नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट नाउ एट दैट पोजीशन आफ्टर 10 years of work which I think a lot of younger filmmakers may not even be in that position. आपके पास जो काम आता है आप चुप करके लेते हैं, और हमने भी शुरू में जो है वो किया है. और ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत ज्यादा एक पॉलिटिक्स का और ग्लोबल पॉलिटिक्स का और रीजनल जो भी सिक्योरिटी सिचुएशन हो उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. यानी जिस जमाने में 9/11 हुआ तो बहुत सी पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में डॉक्यूमेंट्रीज बनने लगी. फिर ऐसा ऐसा करके यहाँ से अटेंशन हटी, और जब सीरियन रेफ्यूजी क्राइसिस पे कैमरा गया पूरी दुनिया का, तो अचानक से हमें लगा कि इस रीजन की जो फिल्म्स हैं वो फंड होना कम हो गई हैं, और सारा फोकस जो है वो मिडिल ईस्ट और यूरोप की वो कंट्रीज जहाँ पर रेफ्यूजीज जो है वो जा रहे थे उनमें टर्की और ग्रीस और इधर बहुत सी फिल्में बनना शुरू हो गई. तो ये बड़ा एक चक्कर है ऑब्वियसली कि जो क्या कहते हैं ग्लोबल डॉक्यूमेंट्री में पावर्स हैं और न्यूज़ के कल्चर में जो कंट्रीज जो है जिनका ज़्यादा एक टेका है, जिसके में ऑब्वियसली यूएसए है, उसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, उसमें यूके है. तो ऑब्वियसली इसमें कोई शर्म भी नहीं है इस बात को मानने में कि ऑब्वियसली जब वो अपना पैसा डालते हैं तो वो उन इशूज़ को कवर करना चाहते हैं जिसमें उनकी ऑडियंस इंटरेस्टेड होती है. हाँ, ये कहना बिल्कुल गलत है और बहुत ज़्यादा एक वो सनसनी वाली बात होगी कि गोरे तो चाहते ही यही है कि वो हमें बदनाम करे. बदनाम कोई नहीं कर रहे होते. जर्नलिज्म इज नॉट अबाउट हैप्पी न्यूज. सैडली आप मतलब कोई भी दुनिया का अखबार उठा के देख लें, या पाकिस्तान का या किसी शहर का या किसी डिस्ट्रिक्ट का पाकिस्तान में, तो आपको खबरें उन चीजों के बारे में मिलती हैं विच नीड फिक्सिंग. ये तो नहीं खबर को भी होती कि आज जो है वो मुल्क में कुछ नहीं हुआ, तो मतलब अखबार में बहुत कम स्पेस होती है. इस चीज का टाइम नहीं है किसी के पास. हैप्पी न्यूज जो है या नो न्यूज इज इट्स नथिंग बेसिकली. उसका काम अखबार में नहीं होता. तो आप दोस्त से कहते हैं कि यार आजकल बड़ा सुकून है, अच्छा फील हो रहा है, बट वो खबर नहीं छपती उसकी. तो ये उसी तरह है कि ये सोचना थोड़ा सा ऑफ बात है, फजूल सी बात है कि उनको वो तो चाहते ही हैं कि वो हमें बदनाम करें. उनके पास कोई इतना टाइम नहीं है कि पाकिस्तान मतलब ऑनेस्टली ग्लोबल उसमें इतनी भी इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है कि हमें हर कोई बदनाम करने पे तुलाओ. हाँ, अगर उनकी ऑडियंस को पाकिस्तान के टेररिज्म और मिलिटेंसी सीन का पता है तो वो चाहेंगे कि कोई ऐसी स्टोरी हो जिसमें एक्टिवली भी अगर टेररिज्म की स्टोरी ना हो तो बैकड्रॉप में कोई जिक्र आ जाए किसी तरह. और उसमें बड़ी बड़ी फाइट्स करनी पड़ती हैं अक्सर कि कोई एडिटर आके कहते हैं कि आप इसके अंदर ये वाला एंगल भी डालते हैं, आप म्यूजिशियन पे स्टोरी कर रहे हैं, आप ये वाला एंगल भी डालते हैं. उनको कहना पड़ता है कि इस म्यूजिशियन का मिलिटेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक ऐसे इलाके में रहता है या रहती है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में सब कुछ खैरियत से है. आप प्लीज इसको ये रंग देने की ना कोशिश करें कि ये एक औरत है और उसको तकलीफ हुई म्यूजिशियन बनने में. मतलब लकीली दिस गर्ल वाज लकी एंड शी डिड नॉट फेस दोस प्रॉब्लम्स. सो मतलब ऑब्वियसली वो फाइट्स भी नजर आती है ना, जो हम ईमेल की लंबी थ्रेड पे जिस पे पैसिव एग्रेसिव टोन में हम बातें कर रहे होते हैं और हमें किसी वेस्टर्नर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यू हैव द रॉन्ग गेज ऑन माय कंट्री. तो वो तो किसी को ऑब्वियसली नजर नहीं आता. लेकिन दैट सेड आई थिंक डैप का इसके अंदर काम बहुत ज्यादा है. और ये थोड़ी सी आयरनी भी है कि मतलब ऑब्वियसली हमने ऑर्गेनाइजेशन एक बनाई है और हमने सब काम किया है, लेकिन उल्टा हमारा ही काम बढ़ गया है. क्योंकि एक तरफ हम फिल्में बनाते हैं और अब हम चाहते हैं कि हमारे जैसे जितने भी हैं और जो हमसे यंगर हैं या हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हैं उन सबको दूसरी तरह की फिल्में बनाने का मौका भी मिले. तो आई थिंक एक तो ये है कि हमें थोड़ा सा साउथ एशिया की कोलैबोरेशंस की तरफ देखने की जरूरत है, क्योंकि वेस्ट तो हमें
बहरहाल मतलब क्योंकि वेस्टर्न ऑडियंसेस मतलब हर वेस्टर्न ऑडियंस कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड भी नहीं होती हमारे खत्ते के बारे में, तो इवेंचुअली हमें अपनी फिल्में उन लोगों के साथ मिल के बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है जो हमें ज़्यादा बेहतर जानते हैं, जो कि आई थिंक हमारे अपने अड़ोस पड़ोस के जो मुल्क हैं और साउथ एशियन कंट्रीज ओवरऑल है, नेपाल है, बांग्लादेश है, मतलब जिनसे भी हम मतलब बस नहीं चलता, लड़ाइयाँ करते रहते हैं, लेकिन आई थिंक वहाँ पर हमारी स्टोरीज की खपत ज़्यादा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सिमिलर, डिफरेंसेस भी हैं हमारे, लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं और इन कंट्रीज में ज़रूरत है कि लोग पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकें, लेकिन ऑब्वियसली दुनिया का दस्तूर यही है कि पैसा जहाँ से आता है तो नैरेटिव उसी है। और पाकिस्तान में भी मतलब जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान में भी फिक्शन की अगर बात करें तो जहाँ से फंडिंग आती है फिर उन्हीं का नैरेटिव ही प्रमोट होता है फिक्शन में भी, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री में। तो मतलब ये तो हमें ये भी देखना चाहिए कि मतलब everyone who pays anything gets their way essentially. Yeah, no, that's exactly what Haya said. I think she kind of said everything that I also was thinking. But also, इसके ये तो बिल्कुल इनकी बात सही है. But on the other hand, I think we have a tendency sometimes as an audience to have an issue with anything that kind of goes online and kind of presents anything in a wrong image. Because I think ये जो हमारी, because filmmaking, storytelling होती है conflict के बारे में. Fiction हो या documentary, if you tell a story where everything is perfect, no one's going to watch it. People who are complaining about bad image, वही वो film बंद कर देंगे because हम कॉन्फ्लिक्ट देखना चाहते हैं कहानी के अंदर. एंड दूसरी बात है कि देयर आर लॉट्स ऑफ फिल्म्स इन पाकिस्तान, लॉट्स ऑफ यंग पीपल मेकिंग फिल्म्स व्हिच आरंट अबाउट टेररिज्म. इट जस्ट वी गेट टू नो अबाउट दोस बिग फिल्म, वी लाइक टू पिन पॉइंट वो वाली फिल्में जो जिस पे हमें मसला है. बट नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ फिल्म्स लाइक फॉर एग्जांपल जब वुमेन इश्यूज के बारे में भी फिल्म्स बनती हैं तब भी सेम आर्गुमेंट आता है कि पाकिस्तान की हम इमेज खराब कर रहे हैं. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्गली प्लेस्ड आर्गुमेंट बिकॉज इमेज वो लोग खराब कर रहे हैं जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन कर रहे हैं, जो क्राइम्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज कर रहे हैं. Any storyteller who highlights that issue, puts light on it, tries to create advocacy, tries to create awareness, वो तो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, वो तो एक फेवर कर रहे हैं इस मुल्क को और इस मुल्क के लोगों को. So I personally just ignore that, and I think other people should ignore that as well. क्योंकि you know, the idea of kahani storytelling is to make people uncomfortable at times if they have to, just to kind of break the status quo कि यार ये भी हो रहा है आपके मुल्क में, उठ जाओ जरा. मतलब आप सिंड्रेला को भी की भी स्टोरी अगर पढ़ रहे हो तो बस सिंड्रेला की स्टोरी काफी फीकू होती है अगर उसके अंदर वो दो बेचारी स्टेप सिस्टर्स ना होती और वो भी ना होती, मतलब वो अगर ड्रामा ही नहीं होता तो क्या होता कि वो जाती महल में और दूसरा भी नहीं छुटता, फिर उनका वो वहीं पे शादी हो जाती, तो फिर मैं तो नहीं पढ़ती वो कहानी. आई एम सॉरी, लाइक आई वुड बी लिटिल रेड राइडिंग हुड में भी वो भेड़िया अगर ना अपना रूप बदलता तो आई डोंट नो व्हाट द स्टोरी वुड बी. सो एवरी स्टोरी हैज टू हैव सम टेंशन, तो मतलब पीपल शुड रियली लाइक फिगर इट आउट फॉर देमसेल्व्स आल्सो. अदरवाइज नो one will be interested, otherwise it's a bad story. और ये जो और ये जो पहाड़ों की बात होती है कि हमारे नेचुरल ब्यूटी, आई एम सॉरी, पहाड़ से जाके इंटरव्यू नहीं दिया जा सकता. एंड आई एम सो श्योर द वांट टू रिसर्च दैट वी हैव ऑल डन, यू नो, ऑन गिलगित बल्तिस्तान एंड दोस काइंड्स ऑफ रीजंस. मतलब अगर उधर भी जाके हम देख लें या हम आजाद कश्मीर के पहाड़ों पे जाएं तो आई एम श्योर लोगों से बात करेंगे तो वो यही कहते हैं ना कि जब शेलिंग होती है तो हमें बंकर्स में जाके छुपना पड़ता है. सो इवन बिहाइंड ऑल ऑफ दैट ब्यूटी देयर आर वेरी हार्श रियलिटीज. तो ये बहुत ही डिसऑनेस्टी होगी फिल्म मेकर के तरफ से या जर्नलिस्ट के हिसाब से अगर हम जाके सिर्फ खूबसूरतियां ढूंढें, हालांकि वहाँ के असल लोग जो है वो गुर्बत से और बगैर हेल्थ के एक्सेस के और इस तरह के सारे मसलों से रुल के जो है वो जी रहे हो. तो आई थिंक ये मतलब ये सिर्फ शहरों में बैठ के ये बातें होती हैं कि जी टूरिज्म की वीडियो बनाते हैं, वो है ना वो लैक ऑफ रिकॉग्नाइजिंग योर प्रिविलेज. मेरा तो खैर वो हाईलाइटिंग टूरिज्म तो सिर्फ आई वांट, लाइक मुझे भी ट्रैवल करने का शौक है, सो आई लाइक हाईलाइटिंग द टूरिज्म. लेकिन मुझे ये सिर्फ आप पहाड़ के ऊपर देखते हो, यू आर लाइक अमेजिंग अमेजिंग. सड़क के लेवल पे आपकी आँख खा जाए, चाहे जितना मर्जी रिमोट एरिया, आपको चिप्स के और आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो बोतलें वहाँ पे 10 मिनट से बाहर नजर आती है ना, तो मेरा तो वैसे ही बीपी जो है ना वो पहाड़ तक पहुंचने के लिए जब आप फंसते हैं उस लैंडस्लाइड में और आप तो टूरिस्ट होते हैं, लेकिन आप इमेजिन करें वो बच्चे जो पता नहीं नीचे उतर के जो है वो इस्लामाबाद जैसी जगह पे कोई टेस्ट देने आ रहे होते हैं या कोई एग्जाम देने आ रहे होते हैं या अपनी कोई इलाज करने के लिए जा रहे हो इमरजेंसी में, तो वो मतलब हमें यानी हम वो उस लैंडस्लाइड को भी इतना रोमांटिसाइज करते हैं कि यार गॉट स्ट्रैंडेड. भाई स्ट्रैंडेड आप हुए होंगे कुछ घंटे के लिए, लेकिन देयर आर पीपल हूज लाइव्स एंड डेथ्स हैव डिपेंडेड ऑन दिस सैड दीस सैड इवेंट्स. मैं तो रास्ते में भी जाती हूँ पहाड़ के तो पहले मुझे होता है कि अच्छा ये तो सब मसले हैं, तो दैट्स मे बी जस्ट ट्रेनिंग एज अ जर्नलिस्ट कि आपको थोड़ा चीजें गलत वाली चीजें ज्यादा जल्दी नजर आती हैं. True. I remember, I think the pre-COVID world last trip I took, and we were like a large group of family. So I was traveling.
सारे obviously I was taking, I like landscape photography, so I was doing it. लेकिन वो जहाँ पे वो जो जहाँ और वो था भी थोड़ा unfortunately वो high tourist point time था, तो वो I was also taking pictures of कि ये डस्टबिन है, ये डस्टबिन के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है, डस्टबिन खाली है, and my few relatives like तुम्हारी आधी से ज्यादा तस्वीरें जो है वो कूड़े की होंगी, and I was like why not, why not? I also want to hide, what the hell? हाँ, सैफुल हाँ, मलूक के बाहर इतना डस्टबिन पड़े हुए हैं, कचरा जो है वो सैफुल मलूक के अंदर है भाई, बाद में जाके आप फोटोशॉप कर करके आपने इंस्टाग्राम पे लगानी है तस्वीरें, तो ठीक है, सीरियसली बट फिल्टर मार के बट कि सूरज का रंग भी अलग हो जाता है उसमें। ट्रू। अच्छा, सो मतलब ये जो इस ये जो आपका सर्किट चल रहा है ऑफ द फिल्म्स दैट वी कैन वॉच ऑनलाइन, घर पे सैटरडे को बैठ के फिक्स स्लॉट है, बट ऑल्सो जस्ट हाईलाइट द स्पेसिफिक पॉइंट कि बस जस्ट आई थिंक ऑब्वियसली फॉर लीगल रीजंस एंड व्हाई कि देयर इज ओनली अ स्पेसिफिक टाइम कि जिस पे आप यूट्यूब पे जाके यू कैन वॉच अ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, और उसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। तो आप पायरेसी का तो कोई मौका नहीं दे रहे किसी को, तो वो उसका बिहाइंड क्या आइडिया है एंड हाउ डू यू गो अबाउट इट? I guess this is just our responsibility as festival curators, because वो जो filmmaker ने हमें trust की है उसकी we have to make sure that that film is safe. So our filmmakers are very lovely. Usually they allow us कि 24 hours अपने platform पे, अपने YouTube page पे अपनी film रख लें, because they want more people to see it, and we are able to see कि बहुत लोग बाद में जाके उसका फायदा उठा लेते हैं. But obviously I think any responsible festival has that responsibility कि उन्होंने वो film ध्यान से रखनी है और make sure करना है कि किसी और के उसको हाथ ना लगे. So obviously it's a legal thing, it's an ethical thing, it's good practice, it's just the decent and the right, the obvious thing to do, that you have to make sure that these films are protected, because filmmakers ने बहुत प्यार से, बड़ी मेहनत से एक film बनाई है, and we can't just make it available, because obviously एक और बात भी तो ना कि यहाँ पर like economics film की like it's not like these films can go to बड़ी screens पे लग के ticket price. I mean I wish that would happen one day, but I would say कि जितने हमने और festivals करवाए हैं, एक मैंने लाहौर में DAP का like चलता फिरता का पहला round में someone came up to me, they're like I would like to purchase this film, how do I go about it? Somebody asked you, मतलब international films का तो they have their own system, but what I was getting at was कि जो locally बनती हैं documentaries पाकिस्तानी, is there a process where once film circuit हो गया सारा, जो भी screening का आप लोगों का वो जो भी procedure होता है, there is a legal way of releasing them on DVD where people can buy them? DVD or I don't know streaming पे तो locally हमारा कोई streaming platform इस तरह का है नहीं, but कोई DVD option होती है like on the legal front, not the pirated stuff. आई थिंक लीगल फ्रंट में तो डीवीडी वगैरह को आपको एक्सप्लोर नहीं करता, बिकॉज मतलब डीवीडी कोई लेता नहीं है बेसिकली. डीवीडी का तो पोर्ट भी नहीं होता अब कंप्यूटर में, मतलब लैपटॉप में अक्सर. तो डीवीडीज तो आर ऑन द वे आउट डेफिनेटली. यानी अप अंटिल 10 years ago जब डीवीडी वाला एक कल्चर था, और इवन जैसे दूसरे मुल्कों में, अमेरिका वगैरह में नेटफ्लिक्स जो है वो मेल आउट करता था डीवीडीज भी, और स्ट्रीमिंग भी होती थी, लेकिन उस स्ट्रीमिंग को इतना अहम नहीं समझा जाता था. तो फिर और एक पॉइंट पे उन्होंने रोक दी थी कि अब हम डीवीडीज भेजेंगे नहीं. तो आई थिंक वो एक बेसिकली डिक्लाइन शुरू हो चुका था डीवीडी के मीडियम का, तो अब तो वो नहीं होती. ऊपर से पाकिस्तान में थोड़ा ये भी है कि अगर डीवीडी आजकल चल भी रही होती है और डीवीडीज वर द मेन थिंग, तो ये उसके लिए फिर आपको सिस्टम्स ऐसे चाहिए कि फिर वो डीवीडीज पायरेटेड ना हो. क्योंकि ये भी बहरहाल होता है कि हम जब मतलब अपने टीन्स के टाइम पे जब हम म्यूजिक एल्बम्स ही खरीदते थे, तो म्यूजिक एल्बम ऑब्वियसली हम डीवीडी खरीद लेते थे जाके, लेकिन फिर वो आपके कंप्यूटर पे एज MP3 वो गाने आते थे, और फिर देन वी वुड पुट इट ऑन Napster एंड एवरीवेयर. तो मतलब वो यानी या तो बेसिकली आई थिंक अब तो खैर बिल्कुल सीन ही नहीं है डीवीडीज वगैरह का. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हमारे हैं नहीं, और जो बाहर के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर नेटफ्लिक्स है, Amazon प्राइम है, इस तरह, तो अनलेस ये कि कोई बहुत बड़ी ऐसी फिल्म हो जिसकी आपकी अच्छी डील हो जाए, लेकिन अगर कोई थोड़ी कभी कभी मतलब ये जो इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ये बहुत बुरी डील दे रहे होते हैं लोगों को. मतलब एक पूरी फिल्म को प्ले करने के एक बार एक प्ले के कुछ सेंट्स, मतलब इतने गंदे रेट्स हैं. तो बहुत से फिल्म मेकर्स को ये गवारा नहीं होता, और वो कहते हैं कि अगर क्योंकि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आएगी तो फिर किसी भी फिल्म फेस्टिवल पे नहीं चल सकेगी. तो अच्छी फिल्मों के फिल्म मेकर्स ये भी कहते हैं कि हमारे लिए बेहतर है कि हम अपनी फिल्म को फिल्म फेस्टिवल सर्किट पे ही घुमाते रहें, पहले अच्छे फेस्टिवल्स में, फिर उससे थोड़े से नीचे वालों में, और आपको कम से कम कोई 200-250 यूरो फी मिल जाती है एवरी टाइम अ फिल्म गेट्स प्लेड ओवर देयर. तो वो उनके लिए बेहतर होता है एज कम्पेयर टू पुटिंग योर फिल्म ऑनलाइन एंड देन गेटिंग लाइक सेंट्स
for it. तो I think ये choice की भी बात है. मतलब बहुत से फिल्म मेकर्स काफी मतलब इतने कोई ज्यादा वेल ऑफ उस तरह से नहीं होते कि वो बिल्कुल अपनी फिल्म को दे दें कि बस इसको ऑनलाइन बिल्कुल. चले जाओ. I think मर्जी की बात है. Some people would want Yeah. their work to be on. And I think this is a conversation for us as Pakistanis as well कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं, हम क्या मार्केट क्रिएट कर सकते हैं मिलके ताकि हम इन स्टोरी टेलर्स को सस्टेन करें, बिकॉज ये कल्चरली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डॉक्यूमेंट करें आपके मुल्क को इन अ वे जो कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं करती. एंड ऑनेस्टली ऑथेंटिकली काफ़ी दफ़ा अपनी पर्सनल सिक्योरिटी पे खेल के दीज पीपल आर गोइंग एंड ब्रिंगिंग रियली ऑथेंटिक स्टोरीज. सो देयर इज डेफिनेटली आई थिंक लार्जर कॉन्वर्सेशन. आई थिंक DAP इज ऑल्सो one major part of DAP is to have those conversations and see what could be the economy of these local filmmakers, how they can actually sustain themselves and keep making the films they're making. We are seeing up digital platforms ab kya kehte hain space ek logon ko mil rahi hai. We see a lot of filmmakers and like a lot of YouTubers even jo monetize kar rahe hain apni storytelling ko, and ye wo bacche hain jo बड़े-बड़े फिल्म फेस्टिवल्स पे नहीं जा रहे लेकिन ये पाकिस्तान में कहानियां बना रहे हैं और दे आर एबल टू सस्टेन देमसेल्व्स. सो आई थिंक दैट्स एन इंटरेस्टिंग मॉडल दैट वन कैन लुक एट के. एंड देन वी सी लाइक आई माई सेल्फ ऑब्वियसली इतने बड़े लेवल पे तो नहीं, हम बहुत छोटे लेवल पे एक प्लेटफॉर्म है और मेरी अपनी पर्सनल कोशिश है कि मे बी इन कपल ऑफ ईयर्स आई कैन गिव दैट अपॉर्चुनिटी फॉर एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के एक अपॉर्चुनिटी भी मिले अपने काम दिखाने की और थोड़ी बहुत उनको एटलीस्ट उनकी जो कॉस्ट है एटलीस्ट वो तो पहले कवर हो अपनी, यानी कुछ ना कुछ छोटा मोटा करके आप कहीं ना कहीं वो स्पेसेस एटलीस्ट बनाना तो शुरू करो जहां पर आप इनको सस्टेन कर सको. बिकॉज दैट इज वन if you're not able to, because बहुत दफा होता है yes there are some filmmakers who are very well known who go to these festivals फिर उनको consultancy से काम मिलते हैं, they can survive. But a lot of people when they're first starting out वही उनकी ठप हो जाती है because they can't sustain themselves. And I think that's something that I as a person in this industry like I'm obsessed with, how we can make sure कि इन बच्चों को मिले situation ऐसी कि they can eventually sustain themselves. Maybe in next 10 years or 15 years of their career, they become like someone who make your country extremely proud. So you never know ये कहाँ से talent आएगा. So we need to find ways to make sure कि ये अपने आप को sustain कर सकें कि वो अगली फिल्म बनाने के उनके पास इतनी resources मिल सकें उन्हें. So far जो अभी तक आपकी screenings हुई हैं, is there any interesting incident जो specifically जो Q&As बाद में होते हैं where somebody has where one of the movies has been able to start a conversation या किसी का perspective कुछ था and they were from seeing the other side of that storyline they were like hold on what the मतलब ये क्या हुआ ना, ये मुझे तो सारी जिंदगी ये बताया गया था. ये भी होता है. So, मतलब not just for the virtual वाला अभी मतलब obviously because you have been in screenings locally, internationally, because even वो वाली बात है ना कि international audiences भी उनको भी just because के वो अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं doesn't mean कि उनको सारा कुछ पता है. उनके भी skewed perspectives होते हैं. So any experience that you have had? I actually have one from an actual screening that we did in Gujranwala, and वहाँ पर हमने जहाँ पर किया था वो एक basically school था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ उन्होंने partnership की थी and we opened it up to public. And जो उनका वहाँ पर जो उनका projector चला रहा था, he was an employee of the school and he was like वो projector चला रहा था basically. So वो obviously वो projector चला रहा था, उसने सारी फिल्में देखी. And after the festival he came up to me and he said कि मुझे लगता था ये सारा ड्रामा होता है, ये सारे आप लोग सारे फॉरेन फंडेड लोग जो भी आपको टिपिकल स्टीरियोटाइप मिलता है, उसने मुझे बोला लेकिन ये फिल्म आपने तो आपने तो लाइक आई एम टोटली सोल्ड. मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में ये मसले हैं और मैं तो ये समझा था कि आप लोग ऐसे हैं, लेकिन आपने तो बड़ी सच्चाई बताई है मुझे और मेरा तो आपने बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया था. सो दैट वाज समथिंग दैट आई रिमेंबर आई टोल्ड हया लाइक राइट आफ्टर दैट हैपेंड एंड आई वाज रियली हैप्पी अबाउट इट बिकॉज़ दैट्स द पॉइंट, इट्स वो प्रोजेक्टर वो अंकल थे, बस वो प्रोजेक्टर के लिए वहां पर आए हुए थे, बट ही सॉ ऑल दोस फिल्म्स एंड वो उनकी कहानी थी, उनके पाकिस्तान की कहानी थी, उनके लोगों की कहानी थी और ही वाज रियली जेन्युइनली टच्ड बाय दैट. सो दैट्स वन इंसिडेंट आई रिमेंबर, बट आई एम श्योर हया कैन टेल यू मोर. I think ये तो मेरे one of my favorite incidents में से है ये गुजरांवाला प्रोजेक्टर स्टोरी जो है. बट ये बहुत दफा I think इस तरह की चीजें होती है. एक तो ये कि जब हमने I remember कि जब हमने मतलब कुछ फिल्में जिसमें कुछ खास कम्युनिटीज की रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है, कुछ खास एथनिक ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है, तो वहां पर जब फिर वही जबान बोलने वाले उस कम्युनिटी के लोग आए हुए होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा आखिर में कहते हैं कि फाइनली आई सॉ समथिंग जिसके अंदर मुझे
मैं और मेरे लोग नजर आए और एम्पैथी के साथ नजर आए, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप 1 घंटे की, और स्पेशली जब कोई मतलब पाकिस्तान का कोई शख्स ज्यादातर जब कोई फिल्म बनाता है तो वो पाकिस्तान के इश्यूज और उनकी नुआंसेस से ज्यादा अवेयर होता है, राइट? तो आप ज्यादा दिल से वो फिल्म बनाते हैं और आप उसमें ब्लैक एंड व्हाइट पे फोकस नहीं करते, आप थोड़ा ग्रेज में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बहुत दफा हुआ है कि लोग खड़े होकर कहते हैं कि थैंक यू फॉर शोइंग दिस फिल्म, क्योंकि जाहिर में से बहुत सी फिल्में हमने तो नहीं बनाई हुई होती, वो तो हम अपने अपने पीयर्स की फिल्में दिखा रहे होते हैं, कहते हैं कि थैंक यू फॉर शोइंग दिस फिल्म, क्योंकि मुझे बहुत दिनों बाद मैं मतलब हमें अपना आप नजर आया इन फिल्म्स में। तो आई थिंक वो बहुत स्पेशल बात है, क्योंकि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी सिर्फ कुछ लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती है, कुछ वॉइसेस की रिप्रेजेंटेशन होती है, आपको कुछ खास ज़बानें बोलने वाले, कुछ खास लहजों में बात करने वाले लोग नजर आते हैं, आप यानी अंग्रेजी तो एक अलग बात है, आप अपनी उर्दू की क्वालिटी की बुनियाद पे जज किए जाते हैं, राइट? कि इनका लहजा साफ है या नहीं है, और इस तरह की प्रॉब्लमैटिक बात। तो जब आप उन इलाकों की कहानियां सुनते हैं, उन लोगों की जिनको हमेशा स्नब किया जाता है साइड में, क्या आप तो पढ़े लिखे साउंड ही नहीं करते, और ना इस तरह की जो फजूल सी बातें हैं, जो कि हमारे यहाँ एक जॉब हासिल करने से लेके फिल्म की रिप्रेजेंटेशन में हर जगह पे वो हमें वो डिस्क्रिमिनेशन नजर आती है। तो आई थिंक वो बहुत स्पेशल होता है। और सवाल जवाब में तो बहुत आई रिमेंबर जब हम अपना चलता फिरता राउंड का पहला जो कराची स्क्रीनिंग कर रहे थे, तो वहां पर हमने एक फिल्म दिखाई थी द सिनर, जो कि बेसिकली एक ऐसे शख्स के बारे में है जो बेसिकली जल्लाद हैं, मतलब जिनका काम है फांसियां देना, और वो तो उसके अंदर वो उनकी पूरी कहानी है। और उसके बाद हमारे साथ Q&A में शामिल थे एक ऐसे साहब जो कि पहले डेथ रो पर थे, यानी उनको सजाए मौत दी जा चुकी थी, और फिर 10 साल तक वो जेल में रहे थे, और फिर ये साबित हो गया था कि उनके जो केस है वो बिल्कुल फ्लिमजी था, और वो इनोसेंट, वो मतलब गुनाहगार नहीं थे, वो मासूम थे। तो वरना उनको ये कि कुछ अरसे में फांसी हो जाती। तो उन्होंने जब अपने वो 10 साल जेल की बात सुनाई, और उन्होंने सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझाया कि जी ये फांसी जो हम हर बात पे कहते हैं, चौक पे खड़ा करो फांसी दो, चौक पे इसको भी फांसी, इसको हैंग द दिस, हैंग द दैट, इस तरह की होती है। तो उन्होंने कहा कि ये मतलब आप लोगों के लिए कहना आसान होता है, लेकिन मतलब मुझ पर जो गुजर रही थी उस वक्त, क्योंकि मुझे तो लग रहा था, और मेरे घर वालों को और मेरी होने वाली बीवी को, सबको लग रहा था कि बस अब मैं मरने वाला हूँ। तो वो तो जिंदगी कुछ और होती है। तो आई थिंक उस वक्त जो है वो ऑब्वियसली हर कोई रो रहा था कमरे में, और जब आप, मुझे लगता है कि हंसते तो हम फिर भी सब साथ हैं कभी कभी, लेकिन जब आप किसी और पाकिस्तान के लोग, मतलब जो कि हम इतना बेचारे सख्त जान भी हो चुके हैं कि रोना भी हमें मतलब आ भी रहा होता, हम उसको छुपाने के बहुत एक्सपर्ट हैं, औरतें आदमी सब। तो आई थिंक अगर पाकिस्तान में कोई मिल के रो ले कमरे में, तो आई थिंक दैट इज अ सक्सेस, क्योंकि वो Yeah. सब के जोर से हम पंच पड़ा है एक अंदर उधर। आई रिमेंबर दैट वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। And just to kind of add to that, what Haya said, कि the great thing about documentary film is कि एक empathy जो आपको एक documentary film देख के मिलती है ना, वो जो communal आप मिल के देख रहे होते हो, because fiction में yes you can still say कि यार script है और जो भी सारा maybe it's based on real life, but documentary में तो you're seeing these real people go through these real experiences. और ये हम भी जब even वसाक में भी करते हैं, डैप की भी स्क्रीनिंग करते हैं, especially वो जब different ethnic minorities, religious minorities की जो एक उनका जो truth जब एक majority का बंदा देखता है, उसका थोड़ा दिमाग और कान खुलते हैं when they see someone which is different from them, outside of that news की report, outside of that खबर ये थी या Twitter पे किसी ने कुछ tweet कर दिया, तो वो actually उस इंसान को देखते हैं। तो that is extremely powerful, and I've seen a room transform when you have that shared empathetic experience about someone else which is different from you. And I think मुझे तो लगता है कि बच्चों को स्कूल की एज में ये फिल्में दिखानी चाहिए, ताकि उनको अच्छा इंसान बनने की वो थोड़ी आदत, लाइक थोड़ी क्वालिटी और उनके हम अंदर आए। अपनी बहुत सी स्क्रीनिंग्स में ये भी किया है, जब एक्चुअल स्क्रीनिंग्स होती थी तो ऑब्वियसली जहाँ पर भी बजट अलाउ करता था, क्योंकि कोई फिल्म का कैरेक्टर किसी और शहर में है और स्क्रीनिंग अगर उस शहर में हो रही है, तो हमने सिर्फ फिल्म मेकर्स के साथ Q&A नहीं किया, हम अपने उन कैरेक्टर्स को भी बुलाते हैं जो उस फिल्म का हिस्सा होते हैं। इवन अभी जो वर्चुअल वाला हो रहा है, तो उसके अंदर भी बहुत सी फिल्म स्क्रीनिंग्स के बाद Q&A में जो है उसी फिल्म के मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो आए। तो जब आप उनसे वो एक अलग फैसिनेटिंग चीज होती है कि आप किसी चीज को स्क्रीन पे देख रहे हैं 1 घंटा, और फिर वो रियल लाइफ में आपके सामने आ जाए ना, तो वो एक अलग क्या कहते हैं लेवल है। लेकिन मतलब हमारा तो एज डैपर्स, मतलब आई थिंक ये बिल्कुल एक पक्का मतलब ईमान है इस बात पे कि वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज जो है एक्चुअली इट मेक्स पीपल बेटर ह्यूमन बीइंग्स। मतलब हमारा तो एतकाद है इस पे कि लोग अच्छे इंसान बन सकते हैं अगर वो ज्यादा ढंग की डॉक्यूमेंट्रीज देखें और ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज देखें, मतलब आपका दिल खुलता है। Representation, and I think it's also a form of sort of, in the true sense, democracy जो है ना, in the storytelling, in उसमें वो सही उसकी representation
film में. बिल्कुल. So as you said, you know, empathy, you saw, as Resham said, कि she has seen rooms transform. So, and what also you said कि जी हम जो है ना वो काफी सख्त मिजाज लोग हैं, वो resilience का हमें वो जो एक वो gold star मिला हुआ है ना, वो उससे basically सारे PTSD का वो ना resilience में convert कर दिया गया है. So making, while you're making these films, you know, when you're like out there, मतलब obviously आपको एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, you're dealing with real people, it's not just कि जी एक emotional script लिखा हुआ जिस पे आप shoot, actors ने बड़ी amazing acting कर दी है. So have there been incidents where you, because हया का मुझे पता है, because वो आपका ED center वाला वो जो था वो it was something else. मतलब उस, I don't even know how to describe that. For listeners जिन्होंने वो नहीं देखा हुआ, हया did a shot in the morgue of ED center. And वो था where there was scene where people were coming in to identify, वो खोल के दिखा रहे थे, and it's like नहीं है, ये नहीं है. तो वो the process of just randomly एक dead body देखना and just trying to see कि आप, is it the person you, is it one of your loved ones or not? So like this, I've obviously ये तो मैंने आधा खुद ही narrate कर दिया, but incidences where you have been in film, you have went and shot there, and you obviously know कि subjects that are difficult है. But have you come across incidents where it was like ये तो मेरी expectation से भी मतलब, and you have to like sort of, you know, earth yourself and you know कि नहीं काम भी करना है, but there is something happening that's basically shattering you personally. Yeah, in that moment तो I think अभी तक तो thankfully ऐसा नहीं हुआ कि मतलब सामने आप अपना ग्राउंड ना होल्ड कर पाए हो, लेकिन बाद में यानी घर आके या अगर आप किसी और शहर में हैं तो वापस जहाँ पे आप ठहरे हुए उधर जाके तो मतलब डेफिनेटली होते हैं बड़े बड़े ब्रेकडाउन्स भी होते हैं. मुझे आई थिंक जैसे ये जो ईदी मॉर्ग वाली जो है, जो इसका जो नाम है क्या, पाकिस्तान से अनआइडेंटिफाइड डेड जो है, वो उसने एक्चुअली मतलब शुरू में मतलब मुझे उस फिल्म को करते हुए थोड़े इस बारे में मुझे सोचने का ज्यादा मौका मिला था. मतलब इनफैक्ट मतलब वहां से आके जब मैं रोज आती थी तो मैं घर पे आके परेशान नहीं होती थी, मैं बड़ा काम एंड कूल हो गई थी कि मुझे था कि अच्छा सही है, लुक्स लाइक यही हम सबका एंड है, मतलब हम सब ने मरना ही है, लिटरली आई विल बी दिस बॉडी यू नो सम टाइम लेटर. तो उस फिल्म को एक्चुअली मुझे करते हुए यानी तकलीफ इतनी नहीं हुई थी टू बी ऑनेस्ट. यानी वो मुझे था कि उसको मैंने बस एक इंटरनलाइज कर लिया था कि यही हम सबका एंड है, एंड इट्स रियली व्हाट यू डू विद योर लाइफ. सही, क्योंकि बाद में तो हम सभी उस टेबल पे पड़े हुए होंगे, मतलब ये नहीं, वी वोंट इवन नो कि क्या हो रहा है हमारे साथ. लेकिन मुझे याद है मेरी लाइफ में तो जो मुझे बहुत ज्यादा आई रिमेम्बर कि हम मतलब गुजरांवाला गए हुए थे, फिर जब मैं लाहौर आई थी उस दिन शाम में, तो ये उस वक्त ये जब हम गर्ल इन द रिवर शूट कर रहे थे तो बेसिकली पहले तो जब हम ये फिल्म बनाने गए थे तो हमें ये यकीन था कि सबा जो मेन कैरेक्टर हैं, जो जिनके अब्बा ने उनको मारने की कोशिश की थी गैरत के नाम पे, ऑनर किलिंग अटेम्प्ट हुई थी, तो सबा जो है वो बहुत ज्यादा एक मतलब पैशनेट थी कि भाई मैं जाके अदालत में वालिद साहब के खिलाफ केस लड़ूंगी और इन्होंने तो मुझ पर कत्ल का हमला किया, ये तो सही बात नहीं है. और ऐसा ऐसा करके उन पे प्रेशर बिल्ड हो गया और ब्रादरी आ गई, कम्युनिटी आ गई, सबने कहा कि भाई आप माफ करें. तो मुझे याद है कि जिस दिन मुझे सबसे पहली बार पता चल गया था, क्योंकि जाहिर है कैमरा पे तो आप शूट करते हैं बाद में, लेकिन कभी कभी आपको उड़ती उड़ाती खबर मिलने लगती है कि ये माफ कर देगी, मान गई है, माफ कर देगी. ऑफिशियली उसने माफ नहीं किया था अदालत में जाके. तो मुझे याद है कि जिस दिन मुझे पहली बार ये पता चला था कि अब ये अपने अब्बा को माफ कर देगी, तो उस वक्त तो ऑब्वियसली हम शूट करते रहे, मैं प्रोड्यूस कर रही थी उस वक्त. लेकिन मुझे याद है कि मैं होटल रूम में आके बहुत बहुत ज्यादा देर तक बिल्कुल तकिया में मुंह दे के काफी फिल्म वाले 2 घंटे रोती रही थी, क्योंकि मुझे ये हुआ था कि यार ये क्या मुल्क है और ये क्या सिस्टम है और ये क्या निजाम है कि जहां पर आपको कोई कत्ल करते करते गुजर जाए और आपको पूरी दुनिया आपके इर्द गिर्द ये कहेगी कि आप इसको माफ करें, और दुनिया का भी उस तरह से देखा जाए तो कोई कसूर नहीं है. मतलब आप इतने तंग हो और आपके पास कोई रिसोर्सेज ना हो और आप इतने गरीब हो कि आपका कोई भी ना हो, आपका ना सिस्टम हो, आपका भाई, आपका देवर, आपका जेठ, हर कोई कह रहा हो कि माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, और आपके पास कोई ठिकाना ना हो कहीं और जाने का, और आप अपने ससुराल में रह रहे हैं और आपको कि ठीक है अगर मेरे ससुराल वाले भी कह रहे हैं माफ कर दो तो, और ये मुझे इज्जत देते हैं, तो इनको तो मैं अभी जाके अपने अब्बू को माफ करती हूँ, राइट. तो मतलब मुझे उस पॉइंट पे तो मुझे हुआ था कि ये क्या निजाम है और औरतों के लिए भी ये क्या सिस्टम है ना, मतलब ये कहाँ पे हम रह रहे हैं, और ये मैं हूँ जिसके पास कुछ प्रिविलेज है, लेकिन
कल को मेरे साथ भी कोई अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो मुझे पता है कि मेरे साथ भी खड़े होने वाले कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे, क्योंकि मतलब डेफ़िनेटली हम सबको औरतों से ख़ास तरह की नफ़रत है और औरतों के बोलने से ख़ास तरह की नफ़रत है, और औरतें जब भी इंसाफ़ लेने के लिए जाती हैं तो सबसे पहले उनको कहा जाता है कि तुम तो ना बीबी चुप करो, बैठो अभी, यू डोंट नीड टू मेक नॉइज़। तो दिस इज़ द क्रैप दैट वी लिव थ्रू, मतलब एज़ पीपल इन दिस कंट्री एंड देन आल्सो एज़ फ़िल्म मेकर्स। और ये तो मेरा हाल था उस माफ़ी को के बारे में सुन के कि मैं मेरे पास ये लग्ज़री थी कि मैं एक अलहदा कमरे में जाके 2 घंटे रोई हूँ। वो जो उस घर में सबा रह रही होगी जिसके घर में पता नहीं 20 लोग रहते थे, वो पता नहीं उसके पास रोने की भी कोई जगह उसको कभी मिली होगी या नहीं। आई वंडर, मतलब तो या तो बहुत होते हैं ये एक्चुअली सैडली ये मोमेंट्स के आपको रोने-वोने आते हैं दबा के, और मैं आई आल्सो मेक इट अ पॉइंट कि मुझे तो जब भी आता है मैं तो शुरू हो जाती है रोना क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अंदर आई थिंक वो रेज़िलियंस के गोल्ड मेडल्स जो है ना हमें उतार देने चाहिए, उन्हीं ज़रूरत है हमें उनकी, बिकॉज़ रेज़िलियंस के नाम पे हमें बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और हमें बिल्कुल देख लेना चाहिए कि रेज़िलियंस कुछ नहीं है, ये सब हमारी मजबूरी है कि हम कुछ नहीं कर पाते, और मतलब बेचारा एक बॉम्ब ब्लास्ट की मतलब फैमिली होती है, बॉम्ब ब्लास्ट में उनका कोई चला जाता है दुनिया से और वो अगले दिन दिहाड़ी अपनी करने के लिए बेचारे जा रहे होते हैं, तो रेज़िलियंस नहीं है, ये उनकी मजबूरी है कि उनको हमने कुछ भी नहीं दे रखा है कि मतलब कि वो दुःख भी ऑब्ज़र्व कर सकें ठीक grieving से। जो है ना वो apparently grieving has been associated with weakness. I don't know. खैर वो that's another podcast. But coming back to I think we'll just wrap it up. I'll take some of the social media questions when we put up the announcement. We'll be talking to you. So we got a couple of questions. Somebody is asking, what are some local institutions to go to for learning documentary making? Pakistan में मतलब because where can one go and learn? मतलब या आई थिंक फॉर्मली अगर करना है तो फॉर्मली भी मतलब आई थिंक ये बहुत ही सिटी टू सिटी भी डिपेंड करता है, बट आई थिंक कराची में मतलब कुछ लोग कराची यूनिवर्सिटी में विजुअल स्टडीज डिपार्टमेंट में जाते हैं, उसमें ज़्यादा फोकस फिक्शन पर है, लेकिन उधर बाहर कुछ लोग डॉक्यूमेंट्री बना के निकलते हैं। मतलब कराची यूनिवर्सिटी में मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी है, वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा जर्नलिस्टिक साइड ऑफ थिंग्स को देखा जा रहा होता है, लेकिन उधर से भी कुछ लोग डॉक्यूमेंट्री में चले आते हैं। फिर ऑब्वियसली मतलब ज़ैबिस्ट मीडिया साइंसेज़ है और मतलब इस तरह की जगह जहाँ पर कुछ ढंग के काम हो रहे होते हैं। लेकिन और ऋषम कैन टॉक अबाउट आई थिंक लाहौर एंड अदर प्लेसेस, लेकिन आई थिंक ज़्यादातर यही है कि ज़्यादातर बड़ी ये स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में फिक्शन फिल्म ज़्यादा पे फोकस किया जा रहा होता है। शॉर्ट फिल्म में हर कोई बनाता है। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्री कोई एक पागल होता है जो साल में थीसिस ईयर में डॉक्यूमेंट्री Yeah. I remember, like, for example, I went to NCA and I studied film, and वहाँ पर अगर वो 4 साल का आपका कोर्स है तो आपको 1 साल वो डॉक्यूमेंट्री पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, and then not that much. And NCA में तो एक चीज़ थी कि for your thesis, if you're making a documentary, then you're taking the easy way out. You know, that like जल्दी काम करना था documentary, and I was so offended by that. I wasn't even a documentary filmmaker by then, but I guess I don't know. So that's ridiculous. No, there's definitely what Haya said कि I think जो diploma वगैरह के courses होते हैं, and but मसला ये है कि documentary focused programs are very very less, and I mean I hate to toot our own horn, but I feel like इस वक्त DAP is doing this really interesting program that I hope that we can one day do at a larger level, and even जो काम में in my organization, but again मेरा काम it's not as because जो हम सिखाते हैं trainings करते हैं obviously सारे principles documentary के apply होते हैं, but we're teaching people how to make like a 4 to 5 minute thing. It's not extensive, you know. There aren't a lot of formalized institutes, and then I think maybe the best way to learn documentaries is to just actually start making them and show them to people, get feedback, and people like me and Haya, people just find us and message us, and we hear the message and we kind of find somehow, you know, that all the people at DAP, हम सब बहुत नरम दिल के लोग हैं, हमसे कोई बात कर ले बता दे कि हमने ये फिल्म बनाई, तो हमें होता है यार let's help this person out. But I wish that this was more formalized. This isn't more formalized, and that's where the problem lies, because a lot of people जिनके पास access नहीं है, जो शहर में नहीं रहते, जिनके पास कैमरा की access नहीं है, वो नहीं बना सकते, and that is a problem. So there aren't a lot of institutes, to be honest, but we hope there will be, and we're trying in a way to do a little bit that we can as well in that process. And
Yeah, and just to add, Fatma, Documentary Association of Pakistan इस वक्त जो हमारा जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है, इट इज कॉल्ड डॉग बलूचिस्तान, और डॉग बलूचिस्तान बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम सितंबर से लेके मार्च तक एक इमर्सिव वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें हम हर हफ्ते जो है वो अपने अपने मेंटीज से मिल रहे होते हैं, ऑब्वियसली ऑनलाइन। वैसे हमें क्वेटा जाना था बट कोविड हो गया, हर चीज के एंड में कोविड हो गया। तो डॉग बलूचिस्तान में बेसिकली इट वाज वेरी अमेजिंग। हमारे पास कोई 120 एप्लीकेशंस आई थी बलूचिस्तान पर से, इमर्जिंग फिल्म मेकर्स, कुछ इमर्जिंग नहीं भी थे, कुछ काफी इमर्ज्ड किस्म के भी लोग हैं उसके अंदर। और वी एंडेड अप सिलेक्टिंग आफ्टर अ वेरी रिगरस प्रोसेस, इंटरव्यूज और ये और वो, एक लंबा चौड़ा फॉर्म और ये सारी चीजों के बाद हमने 12 लोग सिलेक्ट किए, और बहुत अमेजिंग किस्म के स्टोरी आइडियाज हैं। और हमारा इसके अंदर ये जो एक डिफरेंट चीज थी जो हम वेरी प्राउड ऑफ इट ऑल्सो, वो ये था कि हम सिर्फ एमआई में ट्रेनिंग नहीं दे रहे कि जी कैमरा ऐसे पकड़ना है, ये करना है। हमने सबसे कहा यही था कि आप अप्लाई ही करेंगे विद अ डॉक्यूमेंट्री आइडिया। तो बेसिकली अगर आप सेलेक्ट होंगे तो आप उसी डॉक्यूमेंट्री आइडिया पर काम करेंगे, और 6 महीने जब भी आप फुटेज शूट करके आएंगे आप हमें दिखा सकते हैं, हम उसको लाइव फीडबैक देंगे, ताकि मार्च तक बेसिकली लोगों की फिल्म्स कंप्लीट हो। उसमें कोई लंबी थोड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है, कुछ लोग 5 मिनट की बनाना चाहते हैं, कोई 15 की, तो इट रियली डिपेंड्स। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, और मतलब वही वाली चीज़ है कि बलूचिस्तान के बारे में जब हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बैठ के सोचते हैं तो हम कुछ खास तरह की स्टोरी सोच रहे होते हैं, लेकिन लोगों ने हमें जो स्टोरीज पिच की हैं वो तो बिल्कुल हमारे रेडार से भी बाहर की कुछ इतनी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरीज हैं, जो कि मतलब बस हम बहुत एक्साइटेड हैं कि होपफुली यू नो मार्च के एंड तक हमें कुछ 10-12 अच्छी और डॉक्यूमेंट्रीज ऐड हो जाएंगी पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्री पूल में, होपफुली। तो ये हम ऑब्वियसली हम कर रहे हैं क्योंकि कोई और ही करता नहीं है पाकिस्तान में, फॉर्मली तो किसी इदारे में ये काम इस तरह नहीं। But honestly, YouTube, Skillshare, like I think a lot of times you can learn a lot from online and from other people doing similar things and sharing their experiences. जहाँ पर formality नहीं है तो वहाँ आपको informally यही चीजें हैं. So I would encourage people to do that. Like just find things online and get in touch with people and just start making things with your mobile phone. We even have one fellow in our program jo he exclusively used to make, and maybe he still will make films on his mobile phone. And I myself do citizen journalism workshops, hum sikhate hain mobile pe because it's economical. Everyone can learn how to, everyone has a mobile phone ab, so you know camera ka rental nahi chahiye hoga, so at least to start with you can start like that. आई थिंक अगर किसी को अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनाना सीखनी है तो एक तो उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद जाके, दूसरा उनको बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज दुनिया भर की, पाकिस्तान इंक्लूडेड, देखनी पड़ेंगी। और जब वो देख लें तो उसके बाद उसके बारे में तो 3-4 आर्टिकल्स भी थोड़े से पढ़ने चाहिए कि फिल्म मेकर क्या कह रहे हैं उस फिल्म को बनाने के बाद, लोग क्या कह रहे हैं, क्रिटिसिज्म क्या है, तारीफें क्या हो रही हैं। तो उससे भी बहुत ज्यादा वो होता है कि मतलब तो बिल्कुल ही कोई बहाना नहीं है हमारे पास कि हम फिल्में डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देख सकते। और मतलब आप हर साल की डॉक्यूमेंट्रीज छाने के इस साल टॉप फेस्टिवल्स में अवार्ड्स किसको मिले हैं क्या है, तो खुद ही समझ में आ जाता है कि क्या ट्रेंड्स हैं डॉक्यूमेंट्री में। और यार अब तो नेटफ्लिक्स और Amazon पे भी वो डॉक्यूमेंट्रीज का पूरा एक सेक्शन है, you can even start from there अगर और कुछ नहीं समझ आ रहा तो। अच्छा, we actually had a question where somebody asked, you know, how can someone get in touch with if they want to pitch a documentary, but you guys have already covered it. So I think for anybody listening and interested can reach out to DAP's Facebook page and maybe obviously वहाँ पे email address और टेक्निकली आई मीन हम कितना अमेजिंग होता अगर हम लोगों की पिचेस के बारे में कुछ कर पाते। मतलब अब अगर हम कोई अगला ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें पिचेस होंगी क्योंकि हम चाहेंगे कि हम मेंटोर कर सकें, लेकिन हम बिल्कुल भी एक कोई फंडेड इदारा नहीं है कि हम पिच दे तो हम कहें कि ये लो पैसे और जाके फिल्म बनाओ। मतलब हम तो खुद एज 5 फिल्म मेकर्स आवरसेल्व्स जो डैप चलाते हैं, हम खुद भी अपनी फिल्म्स के आइडियाज भी दूसरों को पिच कर रहे होते हैं कि हमें पैसे दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है। तो सैडली मतलब आपकी फिल्म को फंड डैप बिल्कुल भी नहीं कर सकता, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट, मे बी 20 years down. Okay, so you also abhi jaise you guys mentioned ki one of the learning process can be to watch good documentary films. So we have a question where they're asking what are your top all-time favorite or recommended documentaries. अगर आपसे कोई सवाल पूछते हैं, ये आपकी फेवरेट डॉक्यूमेंट्री तो ये ठग 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 ये 3-4 हैं, ये तो देखिए ना जरूर। ये जब भी मुझे पूछते मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। It's like asking what's your favorite? I can't think of a single one right now. एक जितनी भी देखी मैं भूल गई हूँ। आप डॉक्यूमेंट्री का प्लेटफॉर्म चलाती हैं और आपकी फेवरेट डॉक्यूमेंट्री आपको याद कितना 2 नंबर लगता होगा ना ऋषि, कितना 2 नंबर लगता होगा ना, कितना 2 नंबर लगता होगा। नहीं, आई थिंक मेरी कुछ जो ऑल टाइम फेवरेट भी ऑनेस्टली चेंज होती रहती हैं, लेकिन
आई थिंक एक फिल्म, एक डॉक्यूमेंट्री है इराक इन फ्रैगमेंट्स, तो वो जेम्स लॉन्गली की फिल्म है, मुझे तो वो बहुत पसंद है। उनका एक खास तरीका है कि वो बच्चों से इंटरव्यूज लेते हैं और इंटरव्यू को शूट नहीं करते, इंटरव्यू को सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, उस पर बहुत सारी उन्हीं लोगों की एक्चुअल जो फुटेज है रियल लाइफ की वो उसको इस्तेमाल करते हैं। अपना म्यूजिक भी खुद कंपोज करते हैं, फिल्में भी खुद शूट करते हैं, मतलब सारे काम खुद कर लेते हैं, अकेले फिल्म बना लेते हैं जाके। तो आई थिंक वो मुझे बहुत पसंद है फिल्म। उसके अलावा आई थिंक मुझे उसके अलावा अभी एक नई डॉक्यूमेंट्री आई है, आप जाके नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, डिक जॉनसन इज डेड। ये कर्स्टन जॉनसन की फिल्म है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने अपने वालिद जो हैं वो याददाश्त खो रहे हैं और उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, एंड इट्स नॉट अ सैड फिल्म, इट्स अ वेरी फनी फिल्म। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है कि मतलब इस सब्जेक्ट पे कौन चुगली Yeah, कौन मार funny. सकता है, but उसने मार के दिखाई है। सो आई थिंक वो बहुत अच्छी फिल्म है। So I think one film that I really like is called Stories We Tell. I think it's by this Canadian filmmaker. It's about this woman. It's basically a very personal story. She's a fiction filmmaker actually, but she made this documentary where she finds out later in life that her father isn't her real father, that her mother kind of had an affair and had her, and then the father raised her. So it's basically her trying to. So it's basically about how as a family we tell these different stories, and while we think we're on the same page, but हमारे पास different कहानी है। अच्छा उस दिन क्या हुआ था? How we all perceive things very differently. So and I liked the intimate nature of it, that she's talking to her dad about the fact that you're not my real dad. I thought that was a very interesting conversation. And I think I think it was the act of killing, yeah, the art of killing. Which one was it? Like The Act of Killing. the act of that was because the first time I saw it, I was like how did this happen? Like kaise idea kaise aaya iska? So I was like blown away. And I think like there's I want to talk about films that like जो मैंने वैसे देखी हुई हैं, जो किसी बड़े फिल्म मेकर की नहीं है, जो बस मैंने वैसे like अपने करियर में देखी हुई है, जो लोगों ने भेजी हुई है। And there's one film that these people that I used to work with made, and it was called Two Women and a Camera, and it was edited by this Indian filmmaker, and I think it's still on YouTube, where these are two women in Mardan during the बिल्कुल hype of extremism and terrorism in Mardan, और वो दोनों लड़कियां मर्दान की पहली रेडियो जॉकीज वो थी। And it's just like walking around the city and like claiming public spaces, and बस कैमरा लेके कोई देख भी रहा है तो उसको भी शूट कर रही हैं। बस like सब कुछ, but they're very excited because this is the first time they've been given a camera and they're figuring it out. So I thought it was a very like a beautiful film that I really enjoyed watching. Like these aren't really these famous filmmakers or whatever. This was technically their first film, and I think it was done very well because उसको जो editor उसकी रीना मोहन एक इंडिया की एक एडिटर हैं, तो उनके हस्बैंड इसकी एडिटिंग की थी। सो आई थिंक दैट्स व्हाई वो दोनों कोलैबोरेशन बड़ी प्यारी थी दोनों की। सो Yes, last question, which I think beach mein, again, I think it's covered, but anything that you guys want to add to it? Somebody's asked any long-term plans for the DAP platform. So, मतलब with Corona, I think सबने long-term plans को ज़्यादा बनाने हैं, थोड़ा pause किए हैं. But anything that you want to add, any timeline you can give? For example, you mentioned that this is one key goal of this platform is to have like the list of these people, ताकि आप ढूंढने में आप मतलब अगर आपने कोई काम फ्रीलांस करना है तो आप फ्रंटिंग के लिए ना ढूंढे, आपको एक प्लेटफॉर्म हो वेयर यू हैव दिस पीपल। तो अगर उसकी कोई टाइमलाइन तो बाय व्हेन कैन दैट बी डन और कैन बी एक्सेसिबल टू पब्लिक, इस तरह इफ यू वांट टू ऐड समथिंग एट द एंड। आई थिंक टाइमलाइन उसकी ऑनेस्टली थोड़ा देना मुश्किल काम है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली हालात जो हैं उसमें थोड़ा सा एक वो है, लेकिन आई थिंक हमारी कोशिश है डेफिनेटली कि अगले 2 सालों के अंदर अंदर हम एक डेटाबेस वगैरह बनाएं। और आई थिंक इस पे डिबेट अभी चल रही है कि वो पब्लिक के लिए ओपन होना चाहिए या सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों के लिए ओपन होना चाहिए। क्योंकि पब्लिक ओपन मतलब आप डेटाबेस कैसे करेंगे, हाउ डू यू शेयर डिटेल्स ऑफ समवन जस्ट फॉर एवरीवन टू कंज्यूम। ऑब्वियसली इसके अलग थोड़े से वो हैं बारीकियां, लेकिन आई थिंक ये हमारा अगला स्टेप यही, क्योंकि कोविड के बावजूद भी थैंकफुली सो फार यू नो वी हैव बीन एबल टू रीच आउट टू आवर ऑडियंसेस, क्योंकि हमारा फेस्टिवल वर्चुअली चला गया। लेकिन एट सम पॉइंट जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, होपफुली सब ठीक हो जाएगा, तो हमें डेफिनेटली इन पर्सन नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब आप आई थिंक ये भी होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे सिर्फ यू नो जिसको हम कभी कभी कहते हैं कि शोर शराबा कर रहे हो, तो वो आपको माइलेज तो देता है, लेकिन ऑब्वियसली एक रियल लाइफ फिल्म मेकर पाकिस्तान में या एक इमर्जिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर
सिर्फ सोशल मीडिया से खुश नहीं होता, उसको ये देखना होता है कि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं, राइट? हम मतलब क्योंकि आई थिंक जब आपको सक्सेस मिल रही हो, आपको हो रहा हो, तो थोड़ा सा कभी ये भी होता है कि यार ये पता नहीं अपने लिए कर रहे हैं या ये डू दे एक्चुअली मीन इट? तो आई थिंक वी रियली go back to the filmmakers now in some time, जब ये हम in person मिल पाएंगे ज़्यादा बड़े ग्रुप में, और हमें I think different शहरों में I think networking events का, mixers का कोई रवाज नहीं है वैसे भी पाकिस्तान में, क्योंकि everyone tries to not mix ना, हर कोई क्योंकि चाहता है कि मेरा अपना कोना बना। तो I think वो थोड़ा सा कल्चर को क्रिएट करने की जरूरत है कि मतलब एक कमरा हो जिसके अंदर 30-35 लोग, 40 लोग जमा हो और एक दूसरे से बातें कर रहे हो और एक दूसरे के आइडियाज शेयर कर रहे हो, सुन रहे हो और चोरी भी ना कर रहे हो, राइट? क्योंकि इतने सालों से एक मसला रहता है कि आप किसी को आइडिया शेयर करें तो हर कोई इनसिक्योर रहता है कि मैंने इसको बता दिया ये चोरी कर लेगा। कोई कहता है कि यार मैं तो ऑलरेडी इस आइडिया पे सोच रहा था, जिसने मुझे बताया, अब मैं इस पे फिल्म बनाऊंगा तो ये सोचेगी कि मैंने चोरी कर लिया। तो इतनी तरह की चीजें, वो जो कल्चर है उसको क्रिएट करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसमें एक इंटरेस्टिंग क्राउड को मिलाना और एक शहर के लोगों को मिलाना, फिर होपफुली कोई इंटरसिटी को चीज कराना, इस तरह की। बिल्कुल, like what Haya said, and I think generally जो हमारे इस वक्त 2 programs चल रहे हैं, चलता फिरता and Dog Balochistan, just getting the opportunity to do more things like that, reaching out to more aspiring or already aspired filmmakers from those areas जो शहरों में basically नहीं है, और फिल्में वहाँ लेके जाएं जहाँ फिल्में लोग नहीं देख पाते. So we really want to bridge that gap, and I think that's one of the core values that DAP has always had, and we just want to do that on a much larger scale in the future as well. That's great. For anyone who bothers to sit through the end of this, उनके लिए I think ऋषभ को भी यही कहना चाहेंगे कि जो भी लोग देख रहे हैं और जो भी लोग देख रहे हैं, like just give documentaries a chance in the sense that बहुत मतलब क्योंकि मतलब मेरा दावा है कि क्योंकि आप में से बहुत सौ ने काफी बोरिंग डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, या आपने वो डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं जो सिर्फ नेशनल ज्योग्राफिक पे चीते तलाश किए जा रहे होते हैं या डॉल्फिन तलाश की जा रही होती है, या किसी कदीम हिस्टोरिकल सिटी के बारे में बात की जा रही होती है और वो वॉइस ओवर वाली बातें होती हैं और उसमें कोई कैरेक्टर्स नहीं होते। तो मतलब आई वुड रियली से कि आप अगर आजकल आप सब घर पे ही हैं और एक सेकेंड वेव भी चल रही है और मतलब लॉकडाउन भी शायद पता नहीं हो जाए शायद ना हो, मतलब आप जरा डॉक्यूमेंट्रीज को एज एंटरटेनमेंट भी देखना शुरू करें। मतलब इफ यू लुक फॉर द राइट वंस, अगर आप ढूंढ के अच्छी वाली देखें तो आप एंटरटेन्ड भी रहेंगे और इन्फॉर्म आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। बिल्कुल, not every film is boring, like not every film has got very deep, important, scary things. It just could be something very simple and funny and entertaining. Exactly, पिछले 10 से 20 सालों में बनने वाली डॉक्यूमेंट्रीज, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो, दे वर नॉट मेंट टू ओनली इन्फॉर्म पीपल। उनको एंटरटेनिंग तरीके से एडिट किया जाता है, उनको उसी तरह से एडिट किया जाता है, शूट किया जाता है जैसे फिक्शन फिल्म्स शूट होती हैं। तो आप वो जरूर जरा देखें कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, अपना टाइम जो है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। On this note, we'll wrap up. Thank you guys for your time, thank you for the work that you are doing. As someone who's a fan of this form of storytelling, I'm glad you guys are here, and hopefully we'll stay in touch and we'll have you guys on board again. Maybe talk about some next. I would actually be very interested in covering once you have some output from your Balochistan project. We can maybe have you again and talk about that. Perfect. Thank you so much. We will bring our fellows then. Definitely. Cool. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Fatma. Thank you. Thank you.